दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि एक काम कल पर टालो तो वो परसों चला जाता है और फिर बनता है पेंडिंग कामों का पहाड़। आज मेरा भी वही हाल है। आलस इतना होता है कि हिलने का मन ही नहीं करता, लेकिन सुकून तभी मिलेगा जब ये सारे काम खत्म हो जाएंगे। तो आज मैंने डिसाइड किया है, नो मोर एक्सक्यूजेस। आज है मिशन अकम्प्लिश डे। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग सा वीडियो और पूरे करते हैं वो सारे काम जो कब से पेंडिंग पड़े हुए थे। किचन में स्पेस मैनेजमेंट के लिए मेरी ये स्टील की टंकी बहुत काम आती है। यह मेरे लिए स्टूल का काम भी करती है और स्टोरेज बॉक्स का भी। इसके अंदर मेरे सारे नैपकिन्स और थैले आराम से आ जाते हैं। मगर इसमें लगा हुआ नल मेरे पैरों में चोट लगने का कारण बनता था। अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना इस नल को ही हटा दिया जाए। तो पहले तो इस नल को खोलने की हमने बहुत कोशिश की, पर शायद इस नल में आगे की साइड वेल्डिंग है, इस कारण ये खुल ही नहीं रहा था। और जब ये खुल ही नहीं रहा था और मुझे इसे हटाना भी था क्योंकि बार-बार इसके कारण मेरे पैरों में चोट लग रही थी, तो फाइनली मैंने इसे कटवा लिया है। ये देखिए, नल तो मैंने कटवा लिया, पर जहाँ से नल कटा वहाँ पर अब एक होल हो गया है और फ्यूचर में अगर मुझे कभी इसके अंदर पानी वगैरह भरना है तो इसके लिए ये होल बंद करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने क्या किया, मेरे पास एमसील रखी हुई थी तो मैंने एमसील इस पर लगवा दी है। एमसील के कारण ये होल अब पूरी तरीके से बंद हो गया है और मेरा नल भी कट गया है। फाइनली मेरी जो प्रॉब्लम थी वो अब सॉल्व हो गई है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम अगर आपके पास भी है तो आप भी ऐसा कर सकती हैं। दोस्तों, किचन में अगर सिंक के साइड से पानी रिसने लगे तो बड़ी मुसीबत हो जाती है। मेरे किचन में भी यही समस्या थी। साइड से पानी निकलने के कारण वहाँ की सीमेंट हट गई थी और इस वजह से मैं कई दिनों से काफ़ी परेशान थी। तो आज फाइनली मैंने इसका भी पक्का इलाज करवा दिया है। आज हम यहाँ पर एमसील लगवा रहे हैं। तो एमसील लगाने का एक ज़रूरी नियम होता है और नियम ये है कि एमसील जहाँ पर हमें लगानी है वो जगह पूरी तरीके से सूखी यानी कि ड्राई होनी चाहिए। अगर सतह गीली होगी तो एमसील अपनी पकड़ नहीं बना पाएगी। इसलिए सबसे पहले देखिए, टॉवल से पूरे सिंक को और उस दरार वाली जगह को अच्छे से कपड़े से पोंछकर सुखा लिया है। एमसील एक बहुत ही उपयोगी चीज़ है और ये घर की छोटे-मोटे रिपेयरिंग कामों में जादू की तरह काम करती है। एमसील एक्चुअली 2 हिस्सों में आती है, एक होता है रेज़िन और दूसरा होता है हार्डनर। जब इन दोनों को बराबर मात्रा में मिलाकर अच्छे से गूँथा जाता है, तब एक केमिकल रिएक्शन के बाद ये पत्थर जैसी सख्त हो जाती है। इसे आप कई जगह यूज़ कर सकते हैं, जैसे लीकेज रोकने के लिए, पानी की पाइप, सिंक, वॉश बेसिन या छत से होने वाले छोटे लीकेज को बंद करने के लिए ये बेस्ट है। इसके अलावा गैप भरने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। टाइल्स है, सीमेंट है या लोहे के बीच अगर गैप आ गया है तो उसे भरने के लिए भी ये अच्छा काम करती है। इसके अलावा ये चीज़ों को इससे जोड़ा भी जा सकता है, जैसे लोहा, काँच, लकड़ी, प्लास्टिक और कंक्रीट जैसी लगभग हर सतह पर ये चिपक जाती है। तो ये वाक़ई में मैजिक की तरह काम करती है और बहुत सस्ती भी आती है। मैंने ये पैकेट अराउंड 30 रुपए में मैंने इसे खरीदा है। जब आप एमसील लगा लें तो उसके बाद थोड़ा-सा पानी लें और पानी की सहायता से उसे एकदम स्मूथ कर दें, जिससे वो एकदम चिकनी हो जाएगी और वो जगह को अच्छे से पकड़ लेगी। और उसके तुरंत बाद ही जो भी एमसील एक्स्ट्रा जहाँ पे लग गई है, जैसे यहाँ सिंक के आस-पास भी लग गई है, तो उसे तुरंत पोंछ दें, नहीं तो वो पत्थर जैसी जाम हो जाएगी और इससे आपका सिंक गंदा दिखेगा। तो मतलब सबसे पहले हमें एमसील लगानी है, उसके बाद पानी से उसे स्मूथ करना है और जो भी एक्स्ट्रा एमसील है उसे तुरंत हटा देना है। तो ये एमसील लगाने का एक सही तरीका है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि एमसिल को पूरी तरह पत्थर जैसा सख्त होने में कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं, पर बेहतर होगा कि आप 5 से 6 घंटे तक सिंक का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, वहाँ पानी ना चलाएँ। और दूसरी बात, जब ये पूरी तरह सूख जाए तो उँगली से दबाकर देखें, अगर ये सख्त हो गई है तभी वहाँ पर सिंक का इस्तेमाल करें, नल पानी चलाएँ।
गैस चूल्हे का सही रखरखाव न केवल उसकी उम्र बढ़ाता है बल्कि ये आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। पिछले कई दिनों से मैं एक समस्या का सामना कर रही थी। मेरे गैस चूल्हे के नीचे के जो पेच हैं, स्क्रू हैं, वो ढीले हो गए थे और उनमें से 1-2 तो निकल कर कहीं खो भी गए थे। आज जब विजेंद्र आया तो मैंने उसे ये बात बताई। उसने गैस चूल्हे को उल्टा करके जो भी पेच थे सभी को अच्छे से टाइट कर दिया और जो 1-2 पेच गुम हो गए थे तो उसने उनकी जगह नए पेच लगा दिए। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि गैस के मामले में हमें ज़रा भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। हमेशा सतर्क रहें और टाइम-टाइम पर इसकी सर्विसिंग करवाते रहें। दोस्तों, ये मेरे स्टील का इडली मेकर है और इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है और इसे मैं काफ़ी समय से इस्तेमाल भी कर रही हूँ। लेकिन अपनी ही लापरवाही की वजह से 1-2 बार मैं इसे गैस पे चढ़ाकर भूल गई और पानी खत्म हो जाने की वजह से ये अंदर और बाहर से देखिए जल-सा गया है और इस पे काले दाग पड़ गए हैं। तो इन ज़िद्दी दागों को हटाने के लिए मैंने एक आसान तरीका अपनाया। मैंने बेकिंग सोडा और पानी का एक गाढ़ा लेप बनाया और उस जले हुए हिस्सों पर अच्छी तरह से लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया है। 20 मिनट बाद एक कटोरी में मैंने विनेगर सिरका ले लिया है और अब इसे मैं इस स्क्रबर की सहायता से इस पर हल्के-हल्के से रगड़ूंगी। मेरा जो ये इडली मेकर था ये काफ़ी जला-जला सा मुझे लग रहा था, तो मेहनत मेरी थोड़ी-सी ज़्यादा लगी। काफ़ी देर मैंने इसे रगड़ा और लास्ट में मैंने इसे साफ़ पानी और डिश सोप से बर्तन को अच्छे से धो लिया है। अच्छा, 2 बातें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है और वो ये है कि स्टील के बर्तनों पर लोहे के तार वाले जूने का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इससे उन पर परमानेंट स्क्रैच यानी कि खरोंच पड़ सकते हैं। हमेशा नायलॉन या सॉफ्ट स्पंज वाले स्क्रबर्स का ही आप यूज़ कीजिए और दूसरा, उनकी चमक के लिए सफाई के बाद बर्तन को पूरी तरह सुखाकर उस पर 1 बूंद नारियल का तेल या जैतून का तेल लगाकर कपड़े से पोंछ दीजिए। इससे स्टील नए जैसे चमकने लगेंगे। और अब ये देखिए पहले से कितना साफ हो गया है, बिल्कुल नए जैसा तो नहीं हुआ है और इस प्रोसेस को हमें 3 से 4 बार हमें रिपीटेडली दोहराना पड़ेगा, तो शायद ये वाक़ई में पहले जैसा हो जाए। लेकिन फ़िलहाल एक बार की सफाई से ही मैं काफ़ी सैटिस्फाई हूँ और इसके काफ़ी सारे दाग हट गए हैं और ये पहले के मुकाबले बहुत-बहुत साफ दिख रहा है। आज जब मैंने इडली मेकर की सफाई की तो सोचा लगे हाथों इस केतली को भी चमका दिया जाए। अक्सर केतली साफ करते समय सबसे बड़ी समस्या इसके कोने-कोने में जमी चिकनाई को लेकर आती है, जो सामान्य सफाई से आसानी से नहीं हटती है। तो इस जिद्दी चिकनाई को पूरी तरह साफ करने के लिए आप एक पतले और लंबे ब्रश का उपयोग करें, जैसा आपको वीडियो में दिख रहा होगा। इसकी सहायता से सफाई करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ब्रश पतला और लंबा होने के कारण केतली के उन संकरे हिस्सों तक आसानी से पहुंच जाता है जहां पर हमारा हाथ नहीं जा रहा था। और दूसरा, इसकी मदद से छिपी हुई चिकनाई और गंदगी जड़ से निकल जाती है और केतली हमारी एकदम नई जैसी दिखने लगती है। और तीसरा, इस ब्रश के इस्तेमाल से सफाई करते समय आपके हाथों में चोट लगने का डर नहीं रहता है और आप सुरक्षित तरीके से अपना काम कर पाते हैं और वो भी अच्छे तरीके से। तो लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि सही उपकरण का चुनाव न केवल मेहनत कम करता है बल्कि सफाई को भी बेहतर बनाता है। आज जब ब्रश की बात चली तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इस तरीके का एक डस्ट पैन भी हर किचन में होना चाहिए। ये एक स्मार्ट क्लीनिंग टूल की तरह काम करता है। इसके बहुत सारे उपयोग हैं, आइए देखते हैं। पहला ये है कि जैसे रोटी बेलते समय स्लैब पर सूखा आटा गिर गया है, कभी चाय पत्ती डूल गई, कभी चीनी डूल गई या कुछ भी गिर गया है तो उसे समेटने के लिए ये बहुत उपयोगी है। इसके अलावा रसोई की जो ड्रॉवर्स हैं, मसाले के डब्बे वगैरह जहाँ हम रखते हैं वहाँ धूला आ गया है तो ये छोटा होने के कारण ये ब्रश कोनों-कोनों तक पहुँच
समझकर उन्हें गहराई से साफ कर देता है। इसके अलावा आप मिक्सर और टोस्टर की सफाई से कर सकते हैं। मिक्सर ग्राउंडर के नीचे या टोस्टर के आसपास गिरे हुए चूरे को साफ करना इससे काफ़ी आसान हो जाता है। इसके अलावा डाइनिंग टेबल की सफाई आप इससे कर सकते हैं। खाना खाने के बाद टेबल पर गिरे हुए टुकड़ों को हटाने के लिए ये एक टेबल क्रम्पर की तरह काम करता है, जिससे टेबल तुरंत साफ हो जाती है और इससे खिड़की और एग्जॉस्ट फैन की जाली भी साफ की जा सकती है। रसोई की खिड़कियों की जो पट्टियाँ होती हैं, विंडो ट्रैक्स में जमी हुई सूखी गंदगी को निकालने में भी ये बहुत उपयोगी है। तो इस तरीके का एक छोटा डस्टबिन आपके किचन में होना ही चाहिए। ये वाकई में बहुत बहुत काम आता है। यह मेरा छोटा-सा मंदिर है, जिसे मैंने वुडन रैक पर स्थापित किया हुआ है। इस रैक के अंदर मैंने मंदिर से संबंधित ही सभी आवश्यक सामग्रियों को बहुत ही अच्छे ढंग से रखा हुआ है। अक्सर ऐसा होता है ना कि मैं मंदिर की सफाई तो रोज़ाना नियम से कर लेती हूँ, लेकिन नीचे बनी हुई इस लकड़ी की रैक की सफाई कहीं न कहीं पीछे छूट जाती है। पर आज मैंने तय किया कि रैक की भी अच्छे से सफाई की जाए। तो इसके लिए मैंने रैक में रखा हुआ सारा सामान बाहर निकाल लिया है। चूँकि यह वुडन रैक है, इसलिए इसे बहुत गीले कपड़े से मैंने नहीं पोंछा है। हल्का-सा कपड़े को गीला करके ही मैंने इसकी पूरी धूल झाड़ ली है और इसे प्रॉपर्ली अंदर-बाहर सब तरीके से साफ कर लिया है। छोटी-सी ही मेरी ये रैक है, लेकिन देखिए इसके अंदर कितना सारा सामान मैंने रखा हुआ है। और अब बारी आती है सब सामानों को अलग-अलग सेग्रीगेट करने की और उन सामानों को हटाने की जिनकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। एक बात कहूँ, जब हम सामानों को अच्छे से व्यवस्थित करके रखते हैं ना, तो न केवल सफाई गहराई से होती है, बल्कि रैक को फिर से सजाना भी बहुत आसान हो जाता है। तो सफाई करते-करते कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसे धार्मिक पुस्तकें हैं, तो उन्हें आप सूखे सूती कपड़े से साफ करें और अगर संभव हो तो किताबों पर नए कवर चढ़ा दें या उन्हें एक व्यवस्थित क्रम में, जैसे छोटी किताबें आगे और बड़ी पीछे, इस तरीके से रखें। कपड़ों की छँटनी कर लें, मंदिर के पुराने कपड़ों को अलग कर लें, जो इस्तेमाल के लायक है उन्हें धोकर प्रेस करके रखें। इस तरीके से और इन्हें रखने के लिए आप बैग या बास्केट का यूज़ करें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो तुरंत मिल जाए। इसके अलावा आप ऑर्गेनाइज़र्स का उपयोग करें। इससे क्या होगा कि इससे रैक के अंदर कभी सामान बिखरेगा ही नहीं और आपको सभी सामान प्रॉपर्ली सही जगह पर मिल जाएगा। और लास्ट में एक बात और आपको कहना चाहूँगी कि तेल के बर्तनों के नीचे एक छोटी स्टील की प्लेट या पुराना अखबार या मैट कुछ भी बिछा कर रखें, ताकि लकड़ी पर तेल के ज़िद्दी दाग ना पड़ें। तो ये देखिए सभी सामानों को मैंने सेग्रीगेट अलग-अलग बास्केट में अरेंज कर दिया है और कुछ सामान एक्स्ट्रा थे, उन्हें एक बार के लिए मैंने यहाँ से हटा दिया है। और अब बारी आती है सभी सामानों को फिर से रैक के अंदर लगाने की। सामानों को आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग ऊपर या नीचे रखें, जैसे ही आपको ज़रूरत है। और यहाँ पर देखिए मैंने बहुत सारी बास्केट्स का यूज़ किया है। बास्केट के यूज़ के कारण क्या होता है कि अगली बार जब सफाई करनी होती है तो इससे बहुत कम समय लगता है। और आप चाहें तो इन बास्केट्स को लेबलिंग भी कर सकते हैं, बट मुझे यहाँ पर सब ध्यान ही रहता है कि कौन-सी बास्केट में क्या है, क्योंकि फ्रीक्वेंटली मैं इसे खोलती ही रहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लेबल नहीं किया है, बट लेबल एक अच्छा सजेशन है, अगर आप चाहें तो ज़रूर से कीजिए। फाइनली बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ मेरा आज ये काम भी पूरा हुआ। सभी सामानों को मैंने प्रॉपर्ली अरेंज कर दिया है और जो सामानों की ज़रूरत नहीं थी उन्हें मैंने हटा दिया है। तो इस तरीके से देखिए थोड़ी-सी मेहनत लगी, बट यहाँ पर पूरी सफाई हो गई है और बहुत सारा स्पेस मुझे यहाँ खाली नीचे भी मिल गया है। भगवान जी के साथ-साथ मैं अपना भी ध्यान रखती हूँ और अपना वज़न टाइम-टाइम पर चेक करती रहती हूँ कि कहीं बढ़ तो नहीं रहा है, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। आलस छोड़ो, काम करो, सिर्फ बोलने की बात नहीं है, वाकई में ये सब करने पर असली खुशी मिलती है। आखिरकार मेरे आज सारे पेंडिंग काम पूरे हुए, जो दिमाग पर बोझ था वो उतर गया। आपको आज का ये मिशन कैसा लगा और कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपका कौन सा काम सबसे ज़्यादा पेंडिंग रहता है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए नो आलस, ओनली एक्शन। बाय फ्रेंड्स।